छात्रों, आज हम समुदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब कभी भी किसी बड़े अथवा छोटे समूह के सदस्य इस प्रकार से एक साथ रहते हैं कि वे समूह की मूलभूत स्थितियों में समान रूप से भागीदार हों तो ऐसे समूहों को समुदाय कहा जाता है। समाजशास्त्री ओकबर्न एवं निमकोफ के अनुसार एक सीमित सहवासी क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक जीवन का गठन एक समुदाय कहलाता है। समाजशास्त्री गिस्बर्ट के अनुसार समुदाय एक अस्थायी सामाजिक समूह होता है जिसमें समूह के लोगों के सभी उद्देश्य एवं स्वार्थ एक समग्रता में सन्निहित होते हैं। समाजशास्त्री ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहा है, एक समुदाय लोगों का समूह है जो संकीर्ण प्रादेशिक परिधि में रहते हैं, जो सामान्य जीवन के तरीके में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने संक्षिप्त में समुदाय को इस प्रकार बताया है, एक समुदाय एक स्थानीय प्रादेशिक समूह है। समाजशास्त्री ग्रीन ने समुदाय की 3 विशेषताएं बताई हैं। वह लोगों का समूह होता है, इसकी संकीर्ण भौगोलिक परिधि होती है तथा इसका सामान्य जीवन का तरीका होता है। समाजशास्त्री डासन और गेटिस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है, समुदाय से तात्पर्य एक भूभाग की इकाई से है जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है, जिसके पास मौलिक संस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा एक सामान्य जीवन संभव किया जाता है। समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में कहा है, समुदाय सबसे लघु क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। समाजशास्त्री मेंजर ने लिखा है, वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वह समुदाय कहलाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बोगार्ट्स ने अपनी कृति समाजशास्त्र में लिखा है, समुदाय कुछ अंशों में हम की भावना वाला सामाजिक समूह है और एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। समाजशास्त्री ऑसबर्न और न्यूमियर का कहना है, मनुष्यों का एक समूह है जो एक निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है जिसमें रुचियों और क्रियाओं के समान केंद्र होते हैं और जीवन की प्रमुख बातों में मिलकर कार्य करते हैं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समुदाय मनुष्यों का लघु समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिनमें हम की भावना होती है, जिनकी समान रुचियां और क्रियाएं होती हैं और वे सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षेत्र में सहभागी सदस्यों के सामाजिक जीवन की संपूर्णता, ये दोनों ही समुदाय के लाक्षणिक तत्व हैं। एक क्षेत्र में दीर्घकालीन निवास के परिणाम स्वरूप उस समूह के लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की भावना का अभ्युदय होता है जिसे सामुदायिक चेतना या कम्युनिटी सेंटिमेंट कहते हैं, उत्पन्न होती है और समुदाय की अवधारणा का एक मनोवैज्ञानिक लक्षण प्रस्तुत करती है। समुदाय के लिए एक निवास क्षेत्र में समग्र रूप से संपूर्ण सामाजिक जीवन का समाहित होना तथा लोगों की अपने निवास क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों पर पूर्ण रूपेण निर्भरता आदि लक्षणों को समुदाय की अवधारणा में विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है। समुदाय का क्षेत्र जितना ही सीमित होगा उतना ही लोगों में सामुदायिक भावना अधिक संपृक्त होगी। इसलिए सीमित क्षेत्र एवं स्थानीयता को एक आदर्श समुदाय की अवधारणा में अधिक महत्व प्रदान किया गया है। डेविस ने सत्य कहा है,
एक छोटे से छोटा समूह जिसमें लोगों का संपूर्ण सामाजिक जीवन समाहित हो समुदाय कहलाता है। अन्य प्रकार के समूहों की अपेक्षा सामुदायिक लक्ष्य चरम साध्य होते हैं। समुदाय में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण सामाजिक जीवन समाहित होता है। यद्यपि आदर्श रूप में समुदाय के लोगों के आर्थिक स्वावलंबन के विचार को भी महत्वपूर्ण माना गया है। लोगों की अपने आवासीय क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों पर पूर्ण रूपेण निर्भरता को एक आदर्श समुदाय का लक्षण माना गया है, किंतु वास्तविकता में ऐसे समुदाय अब बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। आदिवासी समुदाय में ऐसे समूह अभी भी पाए जाते हैं, किंतु अधिकांशतः समुदायों में आर्थिक स्वावलंबन की स्थिति नहीं पाई जाती। जटिल समाजों में आधुनिक समुदाय प्रायः बड़े समूह होते हैं। उनमें यह आर्थिक स्थिति आंशिक रूप से ही पाई जाती है। इसी प्रकार से आधुनिक समुदायों में संपूर्ण सामाजिक जीवन का आवासित क्षेत्र में ही सन्निहित होने का लक्षण भी नहीं पाया जाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों का प्रसार आसपास के अन्य समुदायों तक विस्तृत होता है। अतः एक आदर्श समुदाय की अवधारणा सामान्यतया जनजाति संदर्भों तक ही सीमित पाई जाती है। समुदाय की अवधारणा में निवास करना एवं निकटता दोनों लक्षण आवश्यक है, किंतु लोगों का अपने आवासीय क्षेत्र से भावनात्मक रूप से जुड़ना भी आवश्यक होता है। सामान्य क्षेत्र एवं सामान्य जीवन दोनों में समूह की भागीदारी आवश्यक होती है। संक्षेप में, समुदाय सामान्य जीवन का एक आवासीय क्षेत्र होता है। क्षेत्रीयता एवं क्षेत्र से भावनात्मक संबंधों का होना अक्सर इस अवधारणा की पर्याप्त दशाएं होती है। प्रत्येक समुदाय का एक बाहरी संरचनात्मक स्वरूप भी होता है। उसके परिवारों, विभिन्न व्यवसायों एवं विभिन्न प्रकार के विशिष्ट मूल्य आदि मिलकर उसे एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उसके क्षेत्रीय प्रकार का भी एक विशिष्ट प्रारूप होता है। समुदायों में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों एवं आचार विचार वाले लोगों का सम्मिलन होना भी एक अति सामान्य स्थिति है। समुदायों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु उनकी समानता ही उनकी वास्तविक पहचान स्थापित करती है। समुदाय का अभ्युदय स्वयमेव होता है। सामान्यतः ऐसे भूभागों में जहाँ संचार एवं यातायात की सुविधाएं सुलभ हों तथा जहाँ विशिष्ट प्रकार के उपयुक्त पर्यावरणीय स्थितियां विद्यमान हों। समुदाय की एक अन्य विशेषता यह भी है कि एक बड़े समुदाय में छोटे समुदायों का पाया जाना। उदाहरण के लिए, जहाँ राष्ट्र एक समुदाय है, वहीं किसी राष्ट्र के अंतर्गत अलग क्षेत्रों में आवासित लोग भी एक समुदाय के रूप में भावनात्मक स्तर पर अपने क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़े हों। दूसरी ओर, एक क्षेत्र का अलग अलग बड़े अथवा छोटे नगरीय समुदायों में विभक्त होना एक सामान्य स्थिति पाई जाती है। अक्सर कुछ समुदायों का अभ्युदय किसी एक विशेष आर्थिक गतिविधि वाले समूह भी कालक्रम में समुदायों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। समाजशास्त्र में समुदाय की अवधारणा समाज के विशिष्ट स्वरूप के रूप में विकसित की गई है, जिसकी व्याख्या समाज की अवधारणा को और अधिक बोधगम्य बनाती है। यह समूह आवासीय समूह होने के कारण मूर्त समूह होते हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, जिनके तुलनात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं। अतः समुदाय की अभिकल्पना समाज के कुछ ऐसे पक्षों को उद्घाटित करती है जिनका समाज की संरचना में महत्व होता है, किंतु समाज की अवधारणा में सम्मिलित नहीं होते। मानव समाज मानव मात्र के स्तर पर सामाजिकता एवं सामाजिक जीवन का विचार प्रस्तुत करती है, किंतु जहाँ हम एक समाज की बात करते हैं तो हम समुदाय की अवधारणा के निकट आ जाते हैं, क्योंकि एक समाज का विचार
क्षेत्रीय आवंटन के विचार से जुड़ा होता है। विभिन्न प्रकार के समुदायों के वर्गीकरण में कई प्रकार के लक्षणों को आधार बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए डेविस ने 4 प्रकार के लक्षणों की चर्चा की है, जैसे समूह का आकार, क्षेत्र में आर्थिक स्रोतों की प्रचुरता, संपूर्ण समाज में एक समुदाय का किसी विशिष्ट आर्थिक कार्यों से जुड़ा होना, समुदाय की संगठनात्मक स्थिति। अपेक्षाकृत छोटे समुदायों की श्रेणी में जनजातियों एवं ग्रामों को सम्मिलित किया जा सकता है। ये दोनों ही प्रकार के समुदाय थोड़े से लोगों के समुदाय अथवा लघु समुदाय होते हैं। जैसे अपेक्षाकृत छोटे एवं बड़े ग्राम होते हैं, वैसे ही अपेक्षाकृत छोटी अथवा बड़ी जनजातियां भी होती हैं। किंतु अधिकांशतः जनजातीय समूह अपेक्षाकृत छोटे आकार वाले समूह होते हैं। इसलिए समूह की संख्या सीमित होने के कारण इन समूह के सदस्यों में आमने सामने के संबंध होते हैं। इनके क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की स्थिति वाले होते हैं। इन क्षेत्रों में घनी बस्तियां नहीं होती। इन समूहों का प्रौद्योगिकी स्तर पर अत्यंत निम्न विकास होता है। इनका सामाजिक संगठन सरल प्रकृति का होता है। कुछ सामाजिक समूह ऐसे भी होते हैं जिनमें समुदाय के कुछ लक्षणों के कारण उनके समुदाय होने का आभास होता है, किंतु वे समुदाय नहीं माने जा सकते, जैसे एक जेल अथवा विस्थापित शरणार्थियों का एक समूह आदि। इसी प्रकार ग्रामीण समुदाय भी अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, किंतु आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति इनमें नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनका सामाजिक संगठन भी सरल नहीं होता है। इसके विपरीत सभ्य समाजों के समुदायों के आकार काफी बड़े होते हैं, जिसमें उनमें स्वाधीनता की स्थिति नहीं पाई जाती। कई समुदायों में परस्पर संचार संबंध होते हैं। ये समुदाय शिक्षित व्यक्तियों के समुदाय होते हैं। आदिम समुदाय एवं ग्रामीण समुदाय में साक्षरता कम मात्रा में पाई जाती है। आधुनिक कानून तंत्र, साक्षरता, वैज्ञानिक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली आदि लक्षण समुदायों में भी पाए जाते हैं।